क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विष्णु राय। खरी बात न्यूज की टीम बुंदेलखंड के भ्रमण पर है। चुनावी यात्रा 2021 को लेकर हम लोग निकले हैं। आज ललितपुर ज़िले में दूसरा दिन हम लोगों का है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 4.5 साल का समय पूरा करने को है और ऐसे में हम लोग ये जानने निकले हैं कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचने में जो भी अफसर लगे हैं, जो भी कर्मचारी लगे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि उनके हैं, आखिर योजनाएं कितनी धरातल तक आई हैं और उसको लेकर के लोगों में क्या चर्चा है। पिछली 5 साल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, अभी ये योगी की सरकार है। दोनों में क्या अंतर लोगों को लगता है और आने वाले 2021 के विधानसभा के चुनाव में, 2022 के चुनाव में क्या मन है लोगों का, हम जानेंगे। यहाँ ये ललितपुर का वीर सावरकर चौक है, काफ़ी चर्चित चौक है। वैसे तो यहाँ हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा दिखाएं। वैसे तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आज रविवार का दिन है, छुट्टी है, इस कारण से बहुत सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन फिर भी यहाँ इतने लोग हैं कि जिनसे हम ये जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है। हमारे साथ यहाँ ये दुकानदार हैं, ये एशियन पेंट की दुकान है। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेन जैन। सुरेन जैन जी, नमस्कार। खरी बात न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप बताएंगे हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है, आप चूंकि एक दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, ये दुकान आपकी है, तो आपको क्या महसूस होता है कि ये सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल तक कितनी सफलता से पूरा मतलब अपना उसका लाभ मिल रहा है लोगों को? योगी जी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसके द्वारा काफ़ी कार्य कराए गए हैं और जिनको धरातल पर लोगों को दिख भी रहा है, जैसे फ्री अन्न राशन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, साथ में अभी उत्तर प्रदेश में ललितपुर के लिए जो सबसे बड़ा योगदान जो मिलने वाला है या मिला हुआ है, वो एयरपोर्ट का है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ललितपुर में आने वाला है, जिससे निश्चित ही ललितपुर को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने का एक स्थान मिलेगा, जिससे कि ललितपुर में विकास की संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी कहा है कि उज्ज्वला गैस का लाभ मिल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि उज्ज्वला गैस के सिलेंडर सरकार ने दिए हैं, लेकिन गैस इतनी महंगी हो गई है कि लोग उसको भरा नहीं पा रहे हैं। देखिए, गैस के साथ में उसकी सब्सिडी भी जिन लोगों ने गैस मिल रही है, जो कनेक्शन लिए हुए हैं, जिन्होंने नहीं मतलब सरकार को फॉर्म भर के नहीं दिए हुए हैं कि उज्ज्वला गैस उन्हें नहीं चाहिए, उनको गैस की सब्सिडी उनके खाते में बराबर जा रही है। तो जो दिखता है उससे जो सिलेंडर का रेट है उसकी सब्सिडी को कम करके नहीं देख पा रहे हैं लोग, इसलिए ये महसूस हो रहा है कि गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। अच्छा, आपको क्या जानकारी है, कितनी सब्सिडी मिल रही है और कितने का सिलेंडर मिल रहा है? इसके ऊपर 30% की सब्सिडी है गैस सिलेंडर के ऊपर, तो ये 925 रुपये का है और इसमें लगभग 270 रुपये के आसपास की सब्सिडी है, जो एक कंज्यूमर होता है उसके लिए प्राप्त हो रही है। आपको मिलती है? जी बिल्कुल। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने धीरे धीरे करके सब्सिडी या पूरे तरीके से ख़त्म कर दी है और 1 सितंबर से 1 रुपये भी कोई सब्सिडी, आपको जानकारी है? नहीं पता है आप? टोटल बंद है भी, टोटल बंद है भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप गैस सिलेंडर पे कोई सब्सिडी मिल रही है? कोई सब्सिडी नहीं आ रही है। 938 रुपये का सिलेंडर है, कोई सब्सिडी नहीं आ रही है अभी। हाँ, नहीं आ रही है अभी। क्या महसूस करते हैं? कम से कम 4 महीने से कोई सब्सिडी नहीं आ रही है। नहीं आई है। हाँ, तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो बहुत महंगाई है इस पे? अभी तो महंगाई समझ लो आप, और क्या समझेंगे उसको। हर जो भी सरकार आएगी उस पर भी भार पड़ेगा, सपा आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, कोई भी आ जाए। पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी, योजना तो मोदी जी की है, जी सब्सिडी थी और देते थे, उनने अब देना बंद कर दिया उनने। अच्छा, सब्सिडी के पहले सिलेंडर बहुत सस्ता मिलता था? सस्ता में 438 रुपये 58 रुपये का था जब मोदी सरकार बैठी थी। 458 रुपये का सिलेंडर, दो कम 400 रुपये का, अब 938 रुपये का है। मतलब मोदी जी की सरकार में दुगने से भी ज़्यादा रेट हो गया है। जी, आपका क्या नाम है? जाकर हुसैन। जाकिर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या महंगाई जो हुई है उसका कुछ असर पड़ा है आप लोगों को? महंगाई तो इतनी है कि अब तेल वगैरह जो गरीब आदमी को मरना, जो
गैस सिलेंडर को लेकर और भी महंगाई है ना, उसको कोई भी देखा जाए। मजदूरी भी बढ़ गई होगी। मजदूरी तो पर कुछ नहीं है, ऐसा ही हो, सब लॉकडाउन चल क्या काम करते हैं आप? रहा है, बड़ी मजदूरी काम करते हैं। बीड़ी मजदूरी करते हैं। पहले कितना कमा लेते थे आप? पहले कमा लेते थे हम 400 200 200 रुपया। अब कितना कमा लेते हैं? 200-250। लॉकडाउन से काम मद्दा हो जाता ना, काम मंदा हो जाता है। तो लॉकडाउन से काम कम हो गया है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो वही फिर कैसे पूरा करते हैं आप घर का? हो जाता पूरा। कैसे हो जाता है? कम हो जाता गुजारा। हो जाता है। चलिए आप थोड़ा सा आप बताएं, क्या नाम है आपका? दिलीप। हैं? दिलीप। दिलीप दिलीप जी। दिलीप क्या काम करते हैं आप? पुताई का, पेंटिंग का। अच्छा, पुताई करते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं आप? 300 रुपया। 300 रुपया। तो मजदूरी 300 रुपये है, ऐसे में घर का खर्च चल जाता है? नहीं चलता। फिर क्या करते हैं? और घर वाले भी करते थोड़ा बहुत काम। अच्छा, जो महंगाई का ये बता रहे हैं, गैस सिलेंडर पे पैसा बढ़ गया, तेल पे बढ़ गया है, तो इसका कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा। अच्छा। हाँ। तो ऐसे में जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, क्या करने वाले हैं उसमें आप? अब देखो, जैसी सरकार आएगी तो वो जैसा करेगी। नहीं, अभी की सरकार जो है, ये जो महंगाई बढ़ी है, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? सरकार तो है ही जिम्मेदार। अच्छा, तो क्या यही सरकार बनाएंगे कि सरकार बदलने का मन बना रहे हैं? अब देखो, जनता के ऊपर ही रहता है ना। आप भी जनता हैं, जी। आपका मन क्या है? हमारा मन ये है कि जैसे सरकार आम आदमी जाए देंगे वोट, उसी में हम लोग को देंगे वोट। अच्छा, जिसमें जिस सब लोग देंगे उसमें आप देंगे। सबका मन क्या समझ में आ रहा आपको? अभी तो कह नहीं सकती। चलिए, कोई बात नहीं है। आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र प्रताप सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। यहीं के निवासी हैं आप? ललितपुर का जिला। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? नदीपुरा। क्या काम करते हैं आप? हम भैया बिल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग मशीन का। तो ये अभी लोगों की चर्चा ये हो रही है, इनका कहना है कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, खाने का तेल महंगा है, डीजल, पेट्रोल, शक्कर, केरोसिन, दुनिया से कई चीज नाराज हो चुकी हैं। अब आप ये बताएं कि बचेगा क्या इस देश में? रेलवे, हवाई जहाज, ट्रेन। अब बचा के पीने का पानी भी स्टेशन पे महंगा बेचा जा रहा है जी। देश में बचेगा क्या? इंसान के सांस लेने का भी पैसा तो नहीं लगने वाला है आने वाले समय में। ऐसा भी हो सकता है। सरकार हमें इस बात का जवाब दे। अच्छा हाँ जी। सांस लेने का भी बिल तो नहीं लेंगे। हाउ टैक्स, जल कर, हर कर। जी जी। आप ये सड़क देखिए, मेरे जीवन को 44 साल हो गए, ये सड़क मैंने दिखाइए। कभी ये सड़क को बनते हुए नहीं देखा है। 44 बरस में ये सड़क आज तक कंप्लीट नहीं हुई इस जिले की। अच्छा, कोई महानुभाव इस जिले का जो यहाँ खड़ा हो वो जवाब दे दे। अगर ये सड़क कभी कंप्लीट हुई हो, आप हमें जवाब दे दें। बताते हैं योगी सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। सब केवल किताबों में इनके इतने बढ़िया प्रिंट छपे हुए हैं। हर कार्यालय में, ललितपुर के जिले के हर ग्राम, बानपुर, मेहरौनी, मड़ावरा, जखोरा, तालबेट, कहीं जाएं व्यवस्थित कार्यालय है, वहाँ किताबें रखी हुई हैं। ये पॉकेट से लेके इतनी बड़ी मैंने देखी हैं। मैं हाई स्कूल में 3 बार फेल हूँ, लेकिन इतनी नॉलेज है। 97 किताबों में क्या देखा आपने? उनमें सब वादे लिखे हुए हैं। अच्छा, वादे आपको ये दिख रहे हैं, इसमें सड़क दिख रही है आपको के गड्ढे दिख रहे हैं। वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब सरकार मालिक आप ही सब। अच्छा, तो अगर पूरे नहीं हुए हैं, तो जो चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार ज्यादा अच्छी थी? नहीं, हम ये नहीं कहते कि अखिलेश यादव की, फिर? लेकिन दुनिया में बदलाव चाहिए। ये बहुत हो गया। बीजेपी की सरकार जब हिंदुस्तान में आई, आज से 40 साल पहले आई थी, जब भी ये नोटबंदी, हर चीज की बंदी हुई थी, लेकिन विकास कभी बीजेपी। 40 साल पहले कब सरकार आई? एक बार सरकार आई थी, आप ध्यान रखें, हमारे बुजुर्गों ने बताया। 15 साल पैदा भी नहीं पहले। हुए अच्छा, वो सन 77 की बात कर रहे हैं। जब भी नोटबंदी उस समय हुई थी और ये अभी हुई है, हमें ये जानकारी अच्छा, बातों से। वो सरकार अगर ठीक नहीं थी, ये नहीं है, तो क्या मायावती की सरकार अच्छी थी? हमारे हिसाब से मायावती, ये सब जातिगत सरकारें हैं। तो फिर कौन सी नई? हो या मायावती, कांग्रेस की सरकार में हमारे बाप ने जन्म लिया, दादा ने लिया, और 77 में हमने लिया। कोई हमारे पैसा नहीं लगे। कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। कांग्रेस की सरकार ही ठीक है। चलिए, आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। दादाजी, आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? दादाजी अनपढ़ हैं। अनपढ़ हो? नाम बता दो। बाबूलाल। बाबूलाल। क्या रिटायर्ड हो गए? नौकरी करते थे? नहीं, कुछ तो क्या काम करते थे? मजदूरी। मजदूरी। चलिए, तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। तो क्या महंगाई हो गई है? महंगाई तो हो गई साहब, बहुत महंगाई हो गई। बहुत दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है। तो 45 रुपये किलो शक्कर हो गई। जी। 45 रुपये किलो शक्कर हो गई। बहुत महंगी हो गई। बहुत महंगी हो गई। फिर तेल हो गया महंगा।
तेल महंगा हो गया। हाँ, अब क्या करेगा आदमी? 200 रुपये मिलते हैं और 150 का तेल हो गया, अब क्या खाएगा आदमी? अब क्या है, तो इसका मतलब सरकार कर रही है क्या ऐसा कुछ? अब भैया जी तो राम जाना सरकार कर रही, को कर रहा है। नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं, इसी सरकार को वोट देंगे? योगी सरकार, मोदी सरकार, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है। बहुत अच्छी सरकार है तो वो उसी को वोट देंगे। अच्छा, देंगे उनको, तो महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई से दिक्कत तो है, महंगाई तो सस्ती हो जाए। और अच्छा चलिए, आप बताइए, हैं कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे से आती नहीं बात करनी। जी, मेरे से नहीं आती बात करनी। मेरे से आती नहीं बात करनी। अरे आना छोड़िए, अपना नाम तो बताइए। लियाकत अली, लियाकत भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। अरे मुजफ्फरनगर से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं इधर? काम के सिलसिले में आए हैं। व्यापार के लिए आए हैं। मुजफ्फरनगर की तरफ महंगाई है क्या? जी, महंगाई है बहुत ज़्यादा। वहाँ भी बहुत महंगाई है। और वहाँ कैसा माहौल है? मॉल तो सही है, सब बढ़िया है। ये बुंदेलखंड कैसा लगा आपको? सही है, ये भी बहुत अच्छी जगह है। आपके यहाँ से अच्छा है कि खराब है? अच्छा है इधर भी। वहाँ से अच्छा है? जी, वहाँ गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ कुछ नहीं है सर वहाँ भी, लेकिन वो महंगाई है हर चीज़ की। अच्छा, नहीं महंगाई के अलावा और कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक है, कानून व्यवस्था तो सही है। वहाँ अच्छी है। चलिए ठीक है, तो महंगाई आपको भी लगती है, तो महंगाई कम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए तो इसके लिए क्या सरकार बदलनी चाहिए? सर। एक आदमी के हाथ में नहीं है, तो सबकी जो राय होगी उसके हिसाब से बदल जाएगी सरकार। जी सर हाँ, बदलनी चाहिए सरकार तो। आपके मुजफ्फरनगर की तरफ कैसा माहौल है? ठीक है, माहौल तो सही है। कौन सी पार्टी का माहौल है? सर वहाँ तो किसान का ज़्यादा जोर है। किसानों का जोर है। तो किसान भाजपा के समर्थक हैं कि विरोधी हैं? विरोधी हैं किसान तो। किसान विरोध कर रहे हैं, उधर विरोध का माहौल है। चलिए ठीक है, हम और भी मिलते हैं आपसे। ये यहाँ, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर जैन सानू बाबा है। अंकुर जैन सानू बाबा, ये आप यहीं के निवासी हैं? जी, मैं ललितपुर का निवासी हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी ये लोग बता रहे थे कि कोरोना काल में आप यहाँ लोगों की बड़ी सेवा की है आपने, आपकी टीम ने। आपका कौन सा संगठन है? जी, मैं ललितपुर सेवा ग्रुप से हूँ और हमारे संगठन ने लगभग 7-8 वर्ष से ललितपुर में विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। अभी कोरोना के जो 2 फेज़ हुए हैं, कोरोना एक पहली लहर और दूसरी लहर में, ललितपुर सेवा ग्रुप ने जहाँ एक और लोग घर से नहीं निकल रहे थे, हमारे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि घर से नहीं निकल रहा था, ऐसे समय में ललितपुर सेवा ग्रुप ने वो कार्य किया है। प्रवासी मजदूर सैकड़ों हजारों की तादाद में जो यहाँ से आप देख रहे थे, जा रहे थे, उनके लिए भोजन पानी का इंतज़ाम कराया, दवाइयों का इंतज़ाम कराया, जूते चप्पल बस इत्यादि जो भी हम लोगों से बन सकता था, हम लोगों ने सभी के लिए कराया। और दूसरे फेज़ में अभी जैसे कोरोना की दूसरी लहर जब आई, तब आप देख सकते हैं कि उस समय हम लोगों ने जहाँ लहर आने के बाद एम्बुलेंस की यहाँ बड़ी दिक्कत हो गई थी, ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी। ये किसी से नहीं छिपा है कि वेंटिलेटर यहाँ पे जो हमारी अस्पताल में धूल खा रहे थे, उन्हें शिफ्ट कराकर झांसी शिफ्ट करा दिया गया। ऐसी स्थितियाँ इस जनपद की हैं और हमारे जनपद के मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसी स्थितियों में जब लोगों को एम्बुलेंस से यहाँ से, जब भोपाल के 35,000 रुपये जब एम्बुलेंस वाले दे रहे थे, तब किसी ने कुछ उनसे कहा नहीं। और हज़ारों रुपये जब गरीब आदमी जब इलाज के लिए, मतलब 1 लाख रुपए उसके पास होता है पूरा, जो 35,000 रुपये जब वो एम्बुलेंस में खर्च कर देगा तो वो इलाज कहाँ से करा पाएगा। ये जब हम लोगों ने ये दर्द देखा, तो हम लोगों ने 2 एम्बुलेंस, स्वयं ललितपुर सेवा ग्रुप ने एम्बुलेंस हायर की, उनको पूरा एम्बुलेंस में कन्वर्ट कराया, विद ऑक्सीजन हम लोगों ने अन्यत्र जगह उनको भेजा गया यहाँ से। नहीं, लेकिन सरकार तो कहती है कि हमारी सब व्यवस्थाएं थी। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर अभी हॉस्पिटल चले जाएँ, हमारे हॉस्पिटल में आप जाकर व्यवस्थाएं देख सकते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। आपको बता दें, यहाँ अभी इतने बड़ा जनपद है, यहाँ ना तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, ना कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े जनपद में यहाँ 20 लाख की आबादी होने के बावजूद भी यहाँ कोई एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। आप सोचो, यहाँ एमआरआई नहीं हो सकती है, यहाँ तमाम तरह की जाँचें नहीं होती हैं, उसके लिए हमें अन्यत्र कहीं जाना पड़ता है। मतलब हम लोग जिस स्थिति में यहाँ जी रहे हैं, ये नरक से ज़्यादा दूभर है। यहाँ विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ का इतिहास उठा के देख लें, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, अभी ये रोड जैसे ये बता रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रोड है इस जनपद की। आप इस रोड से जब से आए होंगे, आपने खुद देखो ये रोड की हालत क्या है। ये मेन रोड कहलाती है यहाँ की। जब कोई आएगा, यहाँ का आप विकास देख सकते हैं। आज 40 साल पहले जैसे अभी बता रहे थे, सेम एज इट इज़ वैसे ही का वैसे ही है। क्या विकास हुआ है? ये विकास सिर्फ या तो कागजों में होता है, या सिर्फ हमारे आप जैसे चैनलों पर बताने के लिए होता है, अपनी अपनी योजनाएँ बताने के लिए होता है। तो ये नगर पालिका नहीं कराती है ये विकास? क्या नगर पालिका भी भाजपा की अध्यक्ष है यहाँ? वैसे तो देखा जाए, ये लोग पहले जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि होते थे, वो ये कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार नहीं है, राज्य में सरकार नहीं है, चेयरमैन नहीं है।
पर इत्तेफाक देखिए कि अभी तीनों जगह कॉम्बिनेशन है, पर उसके बाद भी ललितपुर का कोई भी विकास नहीं हुआ है। मंत्री भी हैं आपके जिले में तो? हाँ, बहुत मंत्री भी हैं, पर उसके बाद भी आप मंत्री जी कहने को बहुत बढ़िया आदमी हैं, ऐसा नहीं है, आदमी सब अच्छे होते हैं। किस बात के लिए बढ़िया आदमी? अपने नेचर के लिए। नेचर से काम है कि पद से और विकास का काम है? लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आदमी वोट देता है तो सहज स्वभाव को देखता है कि बस आम आदमी है, मिल लेंगे, पर ये नहीं समझता है यहाँ वोट देने पे कि हमें किस आदमी को वोट देना चाहिए, कोई कौन शिक्षित है, किसको दें, क्योंकि जातिगत राजनीति समीकरण बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हावी है, तो बस उसी पे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बनते हैं, जातिगत आधार पे बनते हैं। जातिगत आधार पे 100% हमारे यहाँ वोटर जो है जातिगत आधार पे है, और उसी से होता है, इसलिए ये पिछड़ा है, और इसका ये कारण सीधा सीधा जनता है, क्योंकि वो वोट देते समय देखती ही नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब पार्टियां टिकट देती हैं तो उन्हें भी योग्यता देखनी चाहिए, आदमी का सेवा भाव देखना चाहिए? ऐसा है कि आपको बता दें कि हम चाहते थे कि पार्टियां अच्छी होती हैं, पर जब वो भी जैसे कीचड़ में आते हैं ना, तो उनके पैर भी सन जाते हैं, क्योंकि वो जानती हैं अगर हमें चुनाव जीतना है, हमें सत्ता में बैठना है, तो हमें भी वही करना पड़ेगा जो लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत संस्कार वाली पार्टी है, बहुत जो है योग्यता और उसका सम्मान करती है, फिर भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर रही है? मैं मानता हूँ पूर्व में कोई नेता ऐसे रहे होंगे जो बहुत संस्कारवान होंगे, पर अभी जो ऐसी स्थिति है, मैं किसी नेता की बुराई नहीं करना चाहता, पर लेकिन अभी जो स्थिति है वो कोई किसी से छिपी नहीं है। यहाँ दर्द है लोगों का, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अभी किस हालात में लोग जी रहे हैं। यहाँ रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ रोजगार नहीं है। लोग सिर्फ एक दूसरे से ही, मतलब ये सोच लो कि रोजगार पैदा है, हम एक दूसरे से सिर्फ, और अदर से कहीं इनकम का सोर्स नहीं है। हमारा जो ललितपुर है सिर्फ कृषि प्रधान, मतलब सिर्फ कृषि पे डिपेंड है, इसके अलावा यहाँ नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर खेती नहीं है तो पैसा नहीं है जनपद में। जी जी। अच्छा, ये तो आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी परपाटी पे चल चुकी है जिस पे सपा बसपा चल रही थी? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी सत्ता में रहना है, सत्ता जो है बहुत अच्छी लगती है। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम देश को जो है समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या ये सब झूठ बात है? आप मुस्कान की बात करें तो हमने देखा है कि मुस्कान कैसे लाई जाती है। मुस्कान काम से लाई जाती है, लोगों के पास बैठ के लाई जाती है, पर जब आपके जनप्रतिनिधि घर से नहीं निकलेंगे तो मुस्कान कैसे आएगी? आप जब फील्ड में नहीं जाएंगे, आज काम नहीं देखेंगे। मैंने भी कई अपने ललितपुर सेवा ग्रुप के माध्यम से हमेशा हर मुद्दे पे मैं हमेशा निरंतर आवाज़ उठाता रहता हूं और हमेशा जागरूक करता रहता हूं जनता को भी कि आप अपनी बात को कहना सीखें। पर यहाँ लोग, मतलब या तो डर है या कोई बात है कि लोग कहना ही नहीं कहते नहीं है बात। हाँ, लोग कहना ही नहीं चाहते, लोग घरों से निकलना ही नहीं चाहते, पर ये चाहते हैं कि काम हो जाए, पर काम ऐसे होता ही नहीं जब तक लोग सड़कों पे नहीं आए। शायद इसीलिए ऐसे लोग जातिवादी व्यवस्था में चुन के आ रहे हैं, या ऐसे लोगों को ही मौका बार बार मिल रहा है? एक तो इस सरकार में सबसे बड़ा लोगों को डर मुकदमे का हो गया कि हम अगर आवाज उठाएंगे तो लोगों हम पे मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसा भी है क्या? ऐसा डर, मतलब हमें लगता है कि लोगों में खास तौर से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा डर? हाँ, ऐसा डर मुझे लगता है कि खास तौर से लोग अपनी आवाज़ ही नहीं कह पाते हैं। लोग अगर आप थोड़ी सी बात कहेंगे तो आपकी बात को दबा दिया जाएगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो आपकी बात निश्चित तौर पर दबा दी जाएगी, अरे हो जाएगा काम, ये हो जाएगा। मैंने भी कई ज्ञापन दिए हैं ललितपुर में अस्पताल के लिए। आप देखना, RT-PCR जैसी जाँच, इतनी महत्वपूर्ण जाँच ललितपुर में नहीं होती है, उसके लिए भी हमें विलम्ब 3-4 दिन का वेट करना पड़ता है। अगर किसी आदमी को बाहर RT-PCR की जांच लेके जाना हो तो वो 4 दिन अपना काम डिले करेगा, उसके बाद वो जा पाएगा, उसके बाद भी शायद जांच नहीं आती है। अभी कहा कि RT-PCR लगनी है, जांच यहाँ सेवा शुरू नहीं, पर उसके बाद भी नहीं हो पाई आज तक। ऑक्सीजन प्लांट आज तक शुरू, अगर खुदा ना खास्ता तीसरी लहर आ जाती है तो हमारे जनपद में क्या व्यवस्थाएं, ये आप अभी धरातल पर देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें कुछ परिवर्तन की संभावना है? निश्चित तौर पर परिवर्तन दिखेगा, पर लेकिन एक बड़ा परिवर्तन है कि जो देश में जिस प्रकार से अभी हालात चल रहे हैं उसकी वजह से डर है लोगों में, और डर व्याप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ अभी जो वोट हैं वो काम पे नहीं है, दूसरे नाम पे वोट हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि राजनीति अब मुद्दों पे नहीं हो रही है, राजनीति अब विकास पे नहीं हो रही है, राजनीति जो है डर दिखा करके हो रही है? अब आप अंडरस्टूड है ये बात, राजनीति कैसे की जा रही है, ये सभी को किसी से छुपानी है, राजनीति कैसे की जा रही है। विकास कहीं पे कुछ नहीं है। मैं ललितपुर का प्राणी हूँ, मैं ललितपुर में रहता हूँ, मैं अपने ललितपुर का विकास चाहता हूँ, पर ललितपुर में नथिंग विकास है कुछ। मैं भी चलिए, जैन साहब हैं, ललितपुर में जैन समाज की भी बहुत बड़ी संख्या है, और यहाँ से स्वर्गीय अरविंद जैन जी लगभग 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, और उसके बाद से लगातार पिछले 20 साल में कुछ कहना चाहते हैं? मंत्री जी का तो खैर कार्यकाल रहा है, मंत्री जी की ही देन है जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है। मंत्री जी अपने कार्यकाल में काफ़ी सुविधाएं दे गए थे। मंत्री जी जो वेंटिलेटर, काफ़ी मशीनें यहाँ पड़ी हैं जो आज भी हैं, जाखलून पंप के, ऐसा नहीं है मंत्री जी ने कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है मंत्री जी ने कार्य नहीं किया। मंत्री जी के बाद से अब शून्यता आ गई है? बिल्कुल, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, सिर्फ जातिगत वोटों की टोटल राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग।
आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारा भाई है, बड़ा भाई। जी जी जी, आप बताएं बाबा, सही है बात। क्या नाम है आपका? शौकत खान। शौकत खान जी। जी। जी जी जी, बताइए कैसा चल रहा है, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था पूरी भंग है, ना रोड डले, ये खड्डे चल रहे हैं साहब, और सब सरकार अपने खा रही है। हमारे रोड में भी मेंबर आके पाँव पड़ते हैं कि भैया वोट दो। अभी भी तलापुरा में देखो तो मेंबर घर पे नहीं जा रहे, जाओ तो भी एक ब्राह्मण है तो भी भजन पूजन करते हैं। हमें उनसे नगर पालिका कोई अच्छा काम नहीं कर रही? कोई अच्छा काम नहीं करी। नगर भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है यहाँ पे, नगर पालिका की चेयरमैन है, काम नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही साहब जी। सब बेकार है। क्या नाम है आपका? आनंद कुशवाहा। आनंद कुशवाहा। अच्छा, ये नगर पालिका कोई अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ विधायक तो आपके समाज के हैं, विधायक समाज के हैं तो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं कर रहे हैं। तो वोट आपने किसको दिया? खुद का मंदिर देख लो, कुछ कुटेगा, इतनी गंदगी डली वहाँ पे, बाथरूम करने जाते सफाई नहीं होती है, तो कुछ नहीं होती। आपने विधायक जी को बताया? हमने नहीं बताया, हम क्या कैसे संपर्क कर ले, मिलने ही नहीं आते, वोट मांगने आते बस। अच्छा, वोट मांगने आते हैं, इसके बाद नहीं आते? नहीं तो वो रहते तो यहीं पे हैं, लेकिन रहते तो नहीं दिखाते, शकल नहीं दिखाते अपने यहाँ पे। वो तो कहते हैं कि हम ललितपुर में रहते हैं, सबसे मिलते हैं। हमें नहीं पता ना कि शकल दिखा दी। हमारे घर पे तो कभी नहीं आया लाइफ में। आपके मोहल्ले में आए होंगे, शहर में घूमते होंगे, नहीं आए? नहीं देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग जाती हैं भाजपा के नेता यहाँ पर। क्यों? पत्रकारों के सवालों से परेशान हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? हमारा नाम अतिशय जैन है। हम विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं और प्रेस में भी काम कर रहे हैं, अपना अखबार चला रहे हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेकार है कि छात्रों को भ्रमित कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस भाजपा की सरकार में योगी सरकार कहती है कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ पर कौन सी बेटी बच रही है, कौन सी बेटी पढ़ रही है? आप बताइए। जमीनी स्तर से समस्याएं उठा रहे हैं तो जमीनी स्तर पे आप अच्छे रूप से देखें कि कितनी बेटियां ललितपुर क्षेत्र में पढ़ रही हैं और कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये सरकार केवल सारी खामियां अपनी ढांकती है, केवल बातों की राजनीति है यहाँ पर, और कुछ नहीं करती है सरकार, काम नहीं करती है। और यहाँ पर हम छात्रों के जीवन के शिक्षा जीवन के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है कि दूसरे विद्यालय में परीक्षा केंद्र पढ़ते हैं, पेपर देने जाते हैं तो वहाँ अध्यापक छात्रों को पेपर देने से वंचित रखते हैं, जबकि उन्हें खुद पता नहीं रहता कि विद्यालय में हो क्या रहा है। हम 4 छात्र हैं, बीए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के, पेपर देने से वंचित रह गए हैं। आज हम लोग डीएम महोदय के और यहाँ पर जी अपने मन्नू कोरी जी के पास, कभी किसी के पास भटक रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पेपर का आज 5वां 6वां दिन है, कोई मन्नू कोरी जी तो मंत्री हैं। मंत्री जी हैं तो मंत्री जी के पास हमने प्रस्ताव रखा है कि भैया आप यहाँ पर उच्च शिक्षा अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है, तो आप प्रस्ताव पहुँचाएं। जिलाधिकारी महोदय को दिया तो उन्होंने भी इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। ये है भाजपा की सरकार, इसमें जनता रो रही है। जनता को इसमें दिक्कत है, दुख के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।